सेना की बागडोर संभाले और फिर विदेशी आक्रांता ने खजुराहो राज्य पर आक्रमण किया। खजुराहो राज्य पर जो मंदिर बने हैं वहां के मंदिरों को लूटा, वहां के मंदिरों को तोड़ने का काम किया। लेकिन जब गणिनाथ जैसा सेनापति था तो वह उसका अदम्य साहस वहीं रुक गया और भीषण लड़ाई हुई। लाखों सैनिक दोनों तरफ से मारे गए और नतीजा विदेशी आक्रांता को भागना पड़ा। लेकिन उस भीषण रक्तचाप के होने के नाते गणिनाथ जी काफी व्यथित हो गए और वह सेना और महाराजा धंग ने जो उन्हें राजपाट दिया था वह सब छोड़ करके अपने पुत्रों के हवाले करके सन्यासी का रूप धारण कर लिए। चलते चलते देश में सामाजिक काम करते रहे, मानवता के लिए कार्य करते रहे। चलते चलते वह गोरखपुर आए और गोरखपुर में महायोगी गोरक्षनाथ के प्रभाव में काम किया और उनके मंदिर में रहे। और गुरु गोरक्षनाथ के जो 9 नाथ हैं उन 9 नाथों में एक नाथ हमारे ऐसे कुलगुरु संत गणिनाथ जी भी हुए। संस्कृत में उनको संत गहननाथ कहा जाता है। गणिनाथ तो हिंदी शब्द है लेकिन संस्कृत में उन्हें संत गहननाथ कहा जाता है। आप जब जाते हैं गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में तो जब आप परिक्रमा करते हैं तो ठीक गुरु गोरक्षनाथ के पीछे जो मूर्ति लगी है परिक्रमा स्थल पर वहां महात्मा गहननाथ की मूर्ति लगी हुई है। हम ऐसे तपस्वी ऋषि के हम संताने हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। क्योंकि 9 नाथों में नाथ संत गणिनाथ जी थे लेकिन वो ज्यादा दिन तक वहां रुक नहीं पाए, जिसका कारण था कि विचारों में मतभिन्नता थी। विचारों में मतभिन्नता के कारण संत गणिनाथ जी ने उस मंदिर को छोड़ करके फिर सामाजिक सुधार के कार्यक्रम में लगे। तमाम जगहों पर जो कुष्ठ आश्रम खोले, बहुत से जगहों पर अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, ऐसे तमाम जो है शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में कार्य किए। हम ऐसे तपस्वी की संतानें हैं। आज यह एक पावन दिन है कि आज हम सभी उनके परिवार के लोग एकजुट होकर के आज उनके बताए हुए मार्गों पर चल रहे हैं और आज उनके पूजनोत्सव में हम हैं। लेकिन सिर्फ हम आ जाएं और जयकारा लगा लें और प्रसाद ग्रहण करके घर चले जाएं तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। हम यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से कुछ हम अपने अंदर परिवर्तन लाएं। परिवर्तन कई तरीके के परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, आर्थिक परिवर्तन होते हैं, व्यवसायिक परिवर्तन होते हैं, बहुत से परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो समाज है वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में हमको काम करने की बहुत अभी जरूरत है। ऐसा नहीं हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारे परिवार में, हमारे इस कांदू परिवार में बहुत से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, IAS PCS भी हो रहे हैं, डॉक्टर भी हो रहे हैं, यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी जो है विदेशों में बन करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से अभी इसमें काम करने की जरूरत है। और विशेष रूप से हम मातृशक्तियों से कहना चाहेंगे कि बेटियों को पढ़ाने में कहीं कोताही मत बरतें। बेटियां जो हैं वो सिर्फ एक कुल की जो है नाम रोशन नहीं करती हैं, बेटियां 2 कुलों की नाम रोशन करती हैं। इसलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत काम करने की जरूरत है। ऐसी मातृशक्तियों से हम पुनः निवेदन करते हैं कि उन्हें शिक्षित करें, उन्हें संस्कारित करें। क्योंकि हमारे घर की तो बेटियां हमारा नाम तो रोशन करेंगी अगर किसी पद पर जाएंगे, लेकिन ससुराल में भी जाएंगी जब तो वहां का भी नाम रोशन होगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं बड़ी विनम्रता से अपनी मातृशक्तियों से कि बेटियों को पढ़ावें, उन्हें संस्कारित बनावें।
और सामाजिक परिवेश की जानकारी भी आज के युग के अनुसार उन्हें देने का कार्य करें। रह गई बात सामाजिक क्षेत्र में काम करने की, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की, तो अभी हमारा समाज बहुत पीछे है। लेकिन परिवर्तन तो आया है कानू समाज में। परिवर्तन बिहार से चलते चलते आज उत्तर प्रदेश में भी जो है संत गणिनाथ परिवर्तन चेतना यात्रा पूरे जिले जिले में अभी भी घूम रही है। अभी कल दुद्धी में थी और मुझे लगता है कि 22 तारीख को, क्यों 21 तारीख को मऊ में समापन होगा। परिवर्तन तो हो रहा है, हम सब में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आज भी मित्रों अन्य समाज से हम लोग बहुत पीछे हैं। आप देख लीजिए, ब्राह्मण समाज को देख लीजिए, क्षत्रिय समाज को देख लीजिए, कुशवाहा समाज कितना आगे जा रहा है। राजभर समाज जय सुहेल देव पियरका गमछा थमन के लगो, लेकिन वो पियरका गमछा जय सुहेल देव वाले जो जिस तरीके से पूरे प्रदेश की राजनीति में आज हर दल के लोग उनके तरफ देख रहे हैं, वह उनकी यूनिटी की देन है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी हम लोग उतने जो है एकजुट नहीं है। अभी चुनाव आता है तो नतीजा क्या होता है, कोई पार्टी में बढ़ जाएगा, कोई मित्रता में बढ़ जाएगा, कोई प्रलोभन में बढ़ जाएगा। कुछ भाई लोग हमारे अपने समाज के साथ भी रहते हैं। तो ऐसा न हो, जब तक आप अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे तब तक कोई आपको घास डालने वाला नहीं है भाइयों। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, सुहेल देव राजभर हो, चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। आपने देखा होगा हमारे यहाँ तमाम भाई लोग हैं, चूंकि मैं बहुत लोगों से परिचित तो नहीं हूं, लेकिन मंच पर आने पर कुछ जानकारियां हुई कि सभी दल के हमारे भाई लोग यहाँ हैं और सभी लोग लगभग नगर पालिका टाउन एरिया और विधानसभा का भी चुनाव लोग लड़ चुके हैं। मैं भी बरहज नगर पालिका से लड़ चुका हूं। लेकिन नतीजा क्या होता है, जब आपके समाज का कोई भाई आगे बढ़ता है तो सबसे पहले हम ही लोग उसका टांग खींचने लगे, का लड़ी है सुभाष भाई, अमरिंदर भाई का लड़ी है। यह धारणा खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए ब्राह्मण समाज को देखिए, कुशवाहा समाज को देखिए, क्षत्रिय समाज को देखिए, यादव समाज को देखिए, उनके परिवार का अगर कोई लड़ गया चुनाव तो सारे लोग आपसी मतभेद मिटा करके उसके हाथों को मजबूत करते हैं और उसे चुनाव में विजयश्री भी दिलवाते हैं। लेकिन नतीजा हम लोग का क्या है, ढाक के 3 पांच। सुभाष भैया भी चुनाव लड़े। बहरहाल हम पुनः निवेदन करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, आने वाले नगर पालिका एवं टाउन एरिया के जो चुनाव होने हैं, उन सब में जहां जो अपना कोई भाई लड़ रहा हो, सबसे पहले तो अगर वो हमारे लिए कोई कानू समाज का हो तो कानू समाज के साथ तन मन धन के साथ हम सबको खड़ा होने की जरूरत है। कानू समाज का नहीं है, हमारी जात तो कानू ही है, इसलिए मैं कानू ही कहता हूं, मधेसिया नहीं कहता हूं मेरे भाई। कानून नहीं है तब भाई समाज की बात आपको करनी होगी, वो चाहे जायसवाल समाज हो, चाहे अग्रहरी समाज हो, चाहे भाई समाज की कोई उपजातियां हो, चाहे मोदनवाल हो, चूंकि मोदनवाल, भुर्जी, हलवाई ये सभी कानू हैं। हम एक संगठन को लेकर के पूरे प्रदेश में अभियान भी चला रहे हैं, सर्व कानू समाज, जिसका मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी हूं, जिसमें हमारी कानू समाज की जो 7 उपजातियां हैं, कानू है, हलवाई है, यज्ञसेनी है, भुर्जी है, भोजवाल है, चाचड़ा है, क्रोच है, ये सभी हमारी उपजातियां हैं। केवल अलग अलग व्यवसाय करने से हम लोग बट गए। यह किसने किया? यह मनवादी व्यवस्था ने किया। उन लोगों ने किया कि हमको बांट दिया, फूट डालो और राज करो। फूट हमारे में पड़ गई। हम मधेसिया जी हैं, ये जायसवाल जी हैं, एक दूसरे को नहीं देख सुखाते हैं। यह भी कमी हमारे में है। जहां 22 समाज की बात आए वहां 22 समाज की बात करने की जरूरत हो, लेकिन सबसे पहले कानून। अगर कानून समाज का कोई भाई आपका, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव में हो, प्रधानी में हो,
नगर पालिका में हो, टाउन एरिया में हो, ब्लॉक प्रमुख में हो, तो उसके हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में पूरा शून्य है। अगर अजय लल्लू मधेसिया जी कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अगर वो न हो तो पूरा प्रदेश शून्य है। कोई आपका विधायक नहीं है, कोई आपका सांसद नहीं है। लेकिन यही आप अपने पड़ोस में बिहार में चले जाइए, क्योंकि मैं बिहार अक्सर कार्यक्रमों में जाता रहता हूं। अभी कानू समाज ने पिछले साल राधाचरण सेठ जी के नेतृत्व में, जो वहां के बाहुबली एमएलसी हैं, उनके नेतृत्व में कानू समाज ने पटना के गांधी मैदान को भरा था। गांधी मैदान छोटा मोटा मैदान नहीं है, 10 लाख लोगों को वहां की संख्या है, और 10 लाख से ऊपर जितना मैदान में थे उतना मैदान के बाहर पटना की गली गली और सड़कों पर केवल कानू समाज और हलवाई समाज दिखा था। और एक परिवर्तन वहां पर आया। परिवर्तन ये आया कि वहां की सरकार ही नहीं, सत्ताधारी दल और विपक्ष की चूल्हे हिल गई। नीतीश जी को और हेलीकॉप्टर लेकर के जो है मरवाना पड़ा कि कितनी ताकत है कानू समाज की। उसका नतीजा हुआ कि हमारे कानू समाज के बिहार में 18 विधायक सभी दलों से जो हैं इस वक्त बिहार में हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी 4 विधायक हैं और एक कैबिनेट मंत्री माननीय प्रमोद कुमार जी अपने कानू समाज मधेसिया समाज के ही हैं। 5वीं बार मोतिहारी से विधायक हैं, 3री बार बिहार सरकार में वो कैबिनेट मंत्री इस बार भी। तो ये ताकत हमारी जब एकजुटता हुई तो निश्चित रूप से काफी यहां भी हमें काम करने की जरूरत है। और प्रदेश में भी जो है संत गणिनाथ जी का जो है परिवर्तन चल रहा है। तो आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में अगर कानू समाज का कोई भाई आता है, वैश्य समाज का कोई भाई आता है, तो उसके हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। और एक बात और, सुभाष भैया कई बार जो है माल्यार्पण हमारा करा रहे थे, लेकिन मैं नहीं उठा। सुभाष भैया हमेशा रुद्रपुर के विकास की बात करते रहे। जब भी हमसे मिलते हैं तो विकास की बात करते हैं। चूंकि सत्ताधारी दल से हूं, अक्सर बातें होती हैं। यहां की एक बहुप्रतीक्षित मांग है कि रुद्रपुर को रेल मार्ग से जोड़ दिया जाए। अभी बहुत अभियान चला था, हस्ताक्षर अभियान, उन लोगों ने भी मुझसे संपर्क किया था। और सुभाष भैया ने भी उस समय मुझे फोन से कहा था, व्यक्तिगत मिलकर के कहा था कि आप अमरेंद्र जी इस पूरे पूर्वोत्तर रेलवे से जो है प्रतिनिधित्व भारत सरकार में करते हैं रेलवे का, और निश्चित रूप से रुद्रपुर को रेल से जोड़ने के लिए आप मांग उठाएंगे। और मैंने पिछले वर्ष भी रेलवे बोर्ड की मीटिंग में मैंने रुद्रपुर को जो है बांसगांव जो सहजनवा दोहरी घाट जो रेलवे मार्ग स्वीकृत हुआ है, उससे बरहस से रुद्रपुर होते हुए बांसगांव तक जोड़ने की मैंने मांग किया था, जिसे रेलवे ने सैद्धांतिक रूप से उसे स्वीकार भी कर लिया था। कल भी सुभाष भैया हमसे कहे, अभी आया भी हूं तब भी कहे करे मने का होता हूं मैं, तो मैं आश्वासन भी नहीं दे रहा हूं। मेरा पूरा प्रयास है, इसलिए कि मेरा भी एक अभियान है बरहस सलेमपुर रेलखंड को बांसगांव और दोहरी घाट तक जोड़ने का। आप अखबारों के माध्यम से देखते होंगे कि बरहस रेलखंड उजड़ रहा था, जिसे बचाने का काम आपका ये बेटा, आपके भाई ने काम किया। और आगे भी जोड़ना है मुझे बरहस को, तो निश्चित रूप से बरहस से रुद्रपुर होते हुए सहजनवा दोहरी घाट का जो 1300 करोड़ रुपया रिलीज भी हो गया अभी 15 दिन पहले, अब काम शुरू होने जा रहा है। काम शुरू हो जाता है तो इस पर भी अभियान में हम लोग लगेंगे। निश्चित रूप से बरहस से जो रेल लाइन जुड़ेगी वह रुद्रपुर होते हुए जाएगी, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। इसी के साथ आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। आपने मुझे सुना इतनी धैर्यता पूर्वक और मुझे समय दिया यहां बोलने का, मुझे निमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गणिनाथ।